बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासा हमारे साथ मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर अरशद शरीफ साहब भी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि आमिर मतीन साहब आज हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि आज आपको बताएं कि क्लासा साहब की भी अदालत में पेशी हुई है, पेशी किस वजह से हुई है, मामला आखिर था क्या, ये भी जानेंगे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दो चौधरी अब एक सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के एक तरफ से इल्जामात लगाए जाते हैं, दूसरी जानिब से जवाबी वार किए जाते हैं। इन दोनों चौधरियों की लड़ाई नून लीग की हुकूमत की बका के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे। पानामा लीक्स है जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा हुआ है, रोजाना की बुनियाद पर बात की जाती है, मगर इसके ऊपर अदालती कमीशन या तहकीकाती कमीशन कब बनेगा, शायद इसका जवाब कोई नहीं जानता। जरदारी साहब से मुलाकात की बात की जा रही है कि लंदन प्लान का शायद एक हिस्सा हो सकता है। क्या मान लिया जाएगा कि इस बार भी जरदारी सब पे भारी साबित होंगे, इस पर तो तफसीलन बात होगी। दूसरी जानिब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है, चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े काबिल गौर रिमार्क्स दिए गए हैं। क्लासा साहब से यकीनन उनका तजिया भी हासिल करेंगे। और एक बड़ा इंकशाफ हुआ सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट में, जिसमें बताया गया कि सरमायाकारी बोर्ड जिसके हेड वजीर आजम पाकिस्तान है, गुज़िश्ता 3 सालों से कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। जिस सरमायाकारी पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो फिर ये हीले बहाने किस बात के कि सरमायाकारी आ रही है। क्लासा साहब ये तमाम इशूज पर आज हम तफसीलन बात तो करेंगे। सबसे ज्यादा बात करेंगे दो चौधरियों की लड़ाई की, जो इस वक्त खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। लंदन प्लान की बात हो रही है, एक चौधरी दावा करता है कि जरदारी साहब से मदद मांगी जाएगी, दूसरा चौधरी इस बात की तरदीद कर देता है। क्या समझते हैं कि जरदारी साहब से मदद तलब की जाएगी? मेरा ख्याल है ये अब लड़ाई ना, ये कल तक का तो रेलिवेंट थी कि ये दो चौधरियों की लड़ाई थी, चौधरी निसार अली खान साहब और चौधरी एतजाज साहब। आज के बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और जिस तरह का पैनिक हमें नज़र आ रहा है हुकूमती या रैंक्स में, उसके बाद ये लड़ाई जो है ना, ये आगे चली गई। चौधरी निसार अली खान साहब मेरा ख्याल पीछे रह गए, और क्रेडिट देना पड़ेगा इनको, चौधरी एतजाज हसन को, वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि इस वक्त अगर कोई अपोजिशन कर रहा है जो इस पूरे इशू को समझता भी है, जिसने इसका होमवर्क भी किया है, तैयारी भी की है और टेक ऑन भी कर रहा है, दबाव भी ले रहा है, वो टीवी चैनल्स पे भी आपको नजर आ रहा है, वो पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहा है, वो बीपर भी दे रहा है, वो अपनी उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उनके जवाब भी दे रहा है। इस वक्त अगर मुझे कोई लगता है कि कोई कुछ सीरियसली इस पे पोजीशन कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने वहां पे बैठ के क्या करे, वो आपको लगता है कि वो एतजाज हसन लीड कर रहा है। अब जो इंतजार करना है कि क्या इसको पीपल्स पार्टी इनको अलाउ करेगी एतजाज को, इसी तरीके से चार्ज शीट ये करते रहे, जो चार्ज उन्होंने इस वक्त आके किया हुआ है, बड़ा एग्रेसिव उनका पोस्चर है। और मेरे लिए इसलिए भी थोड़ी सी हैरानी है, मैं वो राज ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे राज मिल नहीं रहा। वो ये है कि एतजाज हसन साहब जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, एतजाज हसन जो है वो नवाज शरीफ फैमिली के वकील थे। मैंने खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अपनी आंखों से इनको एतजाज हसन साहब को मरियम नवाज के साथ देखा हुआ है, जब ये उनका केस लड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, इसमें इस्लामाबाद आ रहे थे। सो जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, और अरशद को भी याद आ जाएगा, मैं एक और रेफरेंस भी देता जाऊँ कि यकदम एतजाज हसन साहब की क्यों इनके साथ ये तल्लुकात खराब हो गए हैं कि वो इतना एक तरह का कह सकते आगे चले गए। पाकिस्तान में जाती तल्लुकात को आपको पता है इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे इस मुल्क के या रियासत के जो इंटरेस्ट है उनको आप इंपॉर्टेंस उस तरह नहीं देते। अरशद को याद आ जाएगा, या क्योंकि अरशद और मैं उस वक्त लंदन में थे और अपने अपने अखबारात के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एतजाज हसन वहां पे आए थे, या उन दिनों चीफ जस्टिस की मूवमेंट चला रहे थे। ठीक, तो बहुत बड़ा इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था नवाज शरीफ साहब के इनके दफ्तर में। एतजाज वाज अ लिबरेटर, फ्रीडम फाइटर, कि जो इस लड़ाई कर रहे हैं अगेंस्ट उसके जना मुशर्रफ को, बहुत बड़ी मूवमेंट लीड कर रहे हैं। और बेनजीर भुट्टो जो है वो एतजाज से जरा फासले पे थी, डिस्टेंस पे थी, एतजाज को लिफ्ट नहीं करा रही थी वहां पे। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक वक्त में एतजाज हसन साहब उनके वकील भी थे, मरियम नवाज साहब उनके साथ ट्रैवल भी करती थी अगेन अदालतों में जाने के लिए, और वहां पे जब लंदन गए थे इनको स्पेशल खाने खिलाए गए थे, इनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया था शरीफ फैमिली ने। अब इस दरमियान क्या हुआ है जो मैं गैस कर सकता हूं, जो चीजें जिससे एतजाज इस लेवल पे गए, बिल्कुल क्लासेस हम जानना चाहेंगे। वो गैस मेरा ये है कि एक तो इनकी वहां पे उन्होंने जो इल्जामात लगाए थे चौधरी निसार अली खान साहब ने एतजाज हसन पे, आपको पिछले साल पार्लियामेंट का याद होगा जिस पे एतजाज ने तकरीर की थी। एतजाज हसन ये तवक्को कर रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब को आके इस हद तक आगे नहीं जाने देंगे, जो नवाज शरीफ साहब ने किया भी सही, एतजाज के खिलाफ उन्हें तकरीर नहीं करने दी निसार को। लेकिन उसके बाद जो मुशाहिदुल्लाह ने इनका हशर किया था वहां पे, उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ने किया, तो उससे पता चल गया मेरा ख्याल एतजाज को कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे खिलाफ, और मुझे यहाँ पे एक्सपोज किया जा रहा है, मलिक रियाज के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, लैंड
ग्रैबर से तल्लुकात है, उनके वकील हैं, उन पे LPG के इल्जाम, बड़ी लंबी स्टोरी है। अब जो खुल के सामने है उसके पीछे ये वजह वो ये समझ रहे थे कि शरीफ फैमिली ये मुझे आके बदनाम भी करवा रही है और मुझे ये चौधरी निसार अली खान साहब हूँ, ख्वाजा आसिफ हूँ, मुशाहिदुल्ला हूँ, इनके जरिए टारगेट भी कर रहे हैं। सो उसके बाद मेरा ख्याल नो होल्ड्स बार वो खुल के आए हैं, सामने आए हैं। लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त अगर अच्छी अपोजिशन कर रहा है, वो तैयारी के साथ कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, जो इशू समझता है, वो एतजाज ऐसा नहीं और बड़े लीथल है। अब देखना ये है, लास्ट बात लंबी हो गई कि जरदारी साहब जो है वो कब इनके नीचे से कलीन छीनते, वो खींच लेते हैं, वो खींचेंगे और फिर आप देखेंगे एतजाज हसन साहब स्क्रीन से भी गायब, वो फिर पॉलिटिक्स से भी दूर हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि जरदारी साहब किस दिन इनके नीचे से कलीन इनसे छीन ले, खींच लेते हैं कि बस काफी हो गया है, मैंने जितना इनको झुकाना था, बार्गेनिंग करनी थी, कर लिए। अब एतजाज साहब अब आप ये खामोश हो जाएं, वो वक्त मेरा ख्याल बड़ा जल्दी आने। ठीक है क्लासेस साहब, जिस तरह से आपने बताया शरीफ साहब, आपने सुना क्लासेस साहब ने ये बात की कि बड़े अच्छे तरीके से अपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं चौधरी एतजाज एहसन। आप समझते हैं कि जो माजी में हुआ, जो तमाम तर सूरत हाल है, उनकी मुखालिफत जो खुलकर इस वक्त सामने आ रही है नून लीगी हुकूमत के खिलाफ, इस जमात के खिलाफ, वज़ीर आज़म के अहले खाना के खिलाफ, आप समझते हैं कि कभी वो पॉइंट भी आ सकता है कि चौधरी साहब अदालत की जानिब रुजू करेंगे? कि अदालत की ऑप्शन रूल आउट नहीं की जा सकती। और क्लासा साहब ने एक एंगल बताया, मैं एक और एंगल आपको इस स्टोरी का बता दूं कि पीपल्स पार्टी के जो पुराने जियाले हैं, जिसमें एतजाज भी शामिल हैं, 4-5 और इस तरह के पुराने लोग हैं, उनको ये रियलाइजेशन है कि अगर इस मामले को हमने सही तरह से नहीं उठाया तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमें बतौर जमात शायद फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। तो ये जो रियलाइजेशन है, एतजाज हैं, उसमें चंद और दीगर लोग हैं, इस वजह से एतजाज एहसन साहब जो ये चीज़ आई है और उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है, फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं। और ये ऑप्शन आप रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर इस तरह का कोई केस पाकिस्तान में भी फाइल होता है तो एतजाज शायद उस केस में इज वन ऑफ द पार्टीज आपको सामने नजर आए। ठीक है, अच्छा आमिर मतीन साहब आपके जानिब आएंगे। क्लासेस साहब ने बात की कि जरदारी साहब हो सकता है कि वो वक्त शायद करीब हो, न जाने वो वक्त कब आएगा जब एतजाज एहसन के नीचे से कालीन को खींच लिया जाएगा। लेकिन अभी जो बातें की जा रही हैं कि उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए मियां नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मुलाकात हो पाएगी? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मुलाकात से नुकसान उठाएगी या कोई फायदा हासिल कर पाएगी? मेरा ख्याल है कि मुलाकात का तो दोनों को ही, अगर ये पब्लिकली हो जाता है तो नुकसान होगा, क्योंकि नून लीग वाले भी कह के गए हैं कि जनाब बीमारी के लिए गए हुए हैं, और पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी का इशू है और एक एतजाज़ का है। पीपल्स पार्टी का जो नज़र आ रहा है, जिस तरह क्लास साहब कह रहे थे कि उनको ये लग रहा है कि जनाब ये 1990 की दहाई के बाद इस सदी के अंदर की शुरुआत जो है, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि इनके दौर में भी पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ साहब पे कोई केसेस नहीं हुए, किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ, और इनके दौर में भी 2.5-3 साल में 11 मुकदमात में से 8 में वो बरी हो चुके हैं आसिफ जरदारी साहब, और वो तो चल रहा है। मगर उनकी जो मेरा ख्याल उम्मीदें थी जो पीपल्स पार्टी की कि जनाब हमें बिल्कुल जो बरजुमा किया जाएगा, तो सिंध में जो हालिया ऑपरेशन हुआ है उससे मैं समझता हूँ दराड़ आई है कि आसिफ जरदारी साहब मुल्क पे नहीं आ पा रहे, और वो समझ रहे हैं कि इन्होंने हमें बैक करने की बजाय एस्टैब्लिशमेंट के साथ डर गए हैं या मिल गए हैं, जो भी है सूरत हाल। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का याद रहे कि इस सारे जो इल्ज़ामात ये जो पैनामा लीक्स के अंदर आए हैं, पीपल्स पार्टी के बड़ा थोड़ा सा आंसर है, वो भी इराक डील से रिलेटेड अभी तक आई है, जिसमें बीबी मोहतरमा तो इस दुनिया में नहीं रही तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो रहमान मलिक के ख़िलाफ़ काफ़ी आधी से ज़्यादा पीपल्स पार्टी खुद जान छुड़ाना चाह रही है, बल्कि ख़ास तौर पे मुझे और काज़ा साहब और हमारे जैसे लोगों को उनके दुश्मनान भेज रहे हैं मटीरियल के, जनाब इसी बहाने शायद जान इनसे छूट जाए। एतजाज़ हसन साहब की स्टोरी एक अलहदा है कि वैसे ही सेनेट में और कौमी असम्बली में फ़र्क है क्वालिटी का। नेशनल असम्बली में काफ़ी ऐसे लोग हैं बेचारे जिनके अपने मुकदमात हैं, खुर्शीद शाह समेत, जो कंप्रोमाइज्ड हैं। एतजाज़ हसन साहब वैसे ही एक उनकी तकरीर भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लॉयर भी हैं, फिर सेनेट में वैसे ही और भी बेताशा क्वालिटी के लोग मौजूद हैं, तो ये उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता था। और ख़ास तौर पर आप देखें जुडिशरी की मूवमेंट को लीड करने के बाद चौधरी साहब का थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी पे इतना शायद ज्यादा नहीं है, तो ये चौधरी निसार अली खान ने कहा कि 34 ऑफशोर कंपनीज जो है पीपल्स पार्टी के सेंटर ने बनाई हुई हैं, उनका इशारा रहमान मलिक की तरफ था। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी तो मीडिया पिटाई कर रहा है इसकी रूलिंग लीड की या शरीफ फैमिली की, तो पीपल्स पार्टी की बारी भी लगने वाली है कुछ दिनों तक? मेरा ख्याल लगता है ऐसे
पाकिस्तान में जो अभी क्रास साहब, अभी ये सिर्फ एक छोटी सी दुम हाथी की आई हुई है। 7 साल के जो है ना डॉक्यूमेंट्स आनी है और बेताशा पता नहीं किस किसी की आती है। मैं सिर्फ कह रहा था कि अभी तक जो पैनामा लीक्स के अंदर आई है वो थोड़ा मवाद आया है, तो जो निसार साहब के पास है वो इस तरह की बातें नून लीग वाले बड़े करते रहे हैं मगर आज तक पेश नहीं किया। ऊपर से मुकमकाई चल रहा है, सारे मुकदमात में लोग बरी हो रहे हैं। एतजाज साहब मैं समझता हूं उनके लिए भी पॉइंट ऑफ रेकनिंग है, क्योंकि वो जुडिशरी के बाद उनका ग्राफ नीचे चला गया था। इसके जरिए वो दोबारा उनको चांस मिला है कि वो उभर सकते हैं, दोबारा उनको रिडेम्पशन की का एक चांस है और वो पूरा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। सही सही, आपका मौकफ आ गया। आमिर मतीन साहब, अभी जिस तरह से आपने बात की कि अभी तो हाथी की दुम सिर्फ बाहर आई है, तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। जब पूरा हाथी मंजर आम पर आएगा तो ना जाने कितना बड़ा तूफान बरपा होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुत्तहिद होकर लड़ना हो तो शायद जंग जीती जा सकती है। अब ऑपोजिशन के दरमियान भी इख्तलाफ की छोटी छोटी खबरें मंजर आम पर आने लगी। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अरशद शरीफ साहब, शरीफ खानदान की जितनी भी प्रॉपर्टीज इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना झूठ शामिल है, कितना सच शामिल है? अगर ये दस्तावेजात जो अब तक सामने आ चुके हैं, क्या इनमें से कोई भी दस्तावेज आपको कोर्ट में स्टैंड करती हुई नजर आ रही है? अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट सामने आए वो सारे के सारे अदालत में पेश किए जा सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मौजूद हैं और आप वहाँ पे पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। कंपनी हाउस यूके के उस पर आप चले जाएं, HM लैंड रजिस्ट्री है, वहां जाके आप खुद ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या चीज? ये कोर्ट में स्टैंड करने की जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता अगर लीगली ये पेश किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अब सियासी जमातों को देखना है, जो हमारे इदारे, एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर आपको नजर आ रहा है। और उस इंस्टीट्यूशनल फेलियर की वजह यह है कि आपने चुन चुन के अपने बंदे डिफरेंट जगहों पे लगाए हुए हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं। आपके खिलाफ कैसे करेंगे? और अगर आपने ये फाइनेंशियल ट्रेल पता करना है तो आपको सिर्फ 4-5 लोग हैं, उनको आपने देखना है कि जनाब एक मुनीर कमाल साहब हैं जो अभी स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है, सदर है, वो फैसल बैंक में थे। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी $20 मिलियन हमने दिए और वो हमने चैड्रॉन एक ऑफशोर कंपनी बनाई और उसने फिर फंड किया चौधरी शुगर मिल। नवाज शरीफ साहब के जब आप असासे देखते हैं तो आपको नजर आता है कि जी चौधरी शुगर मिल में भी वो उन्होंने एसेट्स में अपने डिक्लेयर की हुई है। मुनीर कमाल साहब फैसल बैंक में भी थे, KSB बैंक में भी थे, जिसको के बाद में 1000 रुपए का बेचा भी गया। उसके बाद एक और साहब है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अशरफ वत्रा साहब। अशरफ वत्रा साहब भी उस वक्त फैसल बैंक में थे और मुनीर कमाल साहब के जूनियर थे। फिर एक और साहब है सईद अहमद साहब जो कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और उनका नाम आता है इसहाक डार साहब के एफिडेविट में कि उनका अकाउंट माजी में इस्तेमाल हुआ था पैसे ट्रांसफर करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक शहजाद अहमद साहब हैं जिनको दोहा में तारिक फातमी साहब ने अपॉइंट किया। वो साहब हैं साहबजादे नसीम अहमद के, जो कि शरीफ खानदान के फाइनेंशियल मैटर्स के कंसल्टेंट रहे। इस तरह से जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं कि माजी में जो लोग इन सारी चीजों के साथ जो अभी चीजें सामने आ रही हैं, नेस्कॉल, नीलसन, शैमरॉक और हुदैबिया पेपर मिल से रिलेटेड, तो ये वो अपॉइंटमेंट्स थी जो उस वक्त थे और आज सारे उस जगह पे बैठे, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज में बैठे। तो अब यहां पे क्या हो रहा होगा पाकिस्तान के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि ये 4-5 लोग जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज में बैठे, इनसे पूछा जाए, इनसे सवाल किया जाए कि जनाब माजी में क्या ये पैसा आपके जरिए गया? इसहाक डार साहब का एफिडेविट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था, अदालत के सामने वो उनका सारा बयान हुआ था, उससे आपको बहुत सारी लिंकेजेस आज इस सारे फाइनेंशियल ट्रेल की साबित होती है। अच्छा अरशद शरीफ साहब, अभी आपने सईद अहमद साहब की बात की है तो वो तो इसहाक डार के बड़े करीबी समझे जाते हैं, मगर उन्होंने उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाएंगे उन्होंने तो कहा कि ये सरासर गलत है, मैं पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए हैं। ये मैं आपको बता दूं, सईद अहमद साहब सऊदी अरब में जहां जेल भी जा चुके हैं और जिस कंपनी में ये काम करते थे उस पर बाकायदा तौर पर इन पे केस बना, जेल गए
और उस पे लीगल इंप्लीकेशंस इन पे क्रिएट हुई और उसके बाद ये लंदन चले गए क्योंकि इसहाक डार साहब के पुराने दोस्त थे। इसहाक डार साहब के एफिडेविट के मुताबिक इनका अकाउंट इस्तेमाल होता रहा, तो फिर पुरानी दोस्तियां काम आती हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक क्लासा साहब, ये तो वो थी बातें जो प्रॉपर्टीज अब तक दस्तावेजात में सामने आ चुकी हैं, और भी तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं। एक तो ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि रोजाना कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है कि हम तो समझते हैं कि शायद बस ये आखिरी चीज थी, वो आखिरी नहीं होती, कोई और चीज निकल आती है। तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पब भी चलाते थे लंदन में, पब की प्रॉपर्टी भी थी हमारे नाम पे, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें एक अदद पब जो था वो भी मैं अपनी मान लेता हूँ जी कि हमारी वो उसमें था, ये पोजीशन में था या हम उसको चलाते थे। सो जहाँ पे आप एक बार याद रखें कि कारोबार में कोई फिर आप वो नहीं देखते, कोई मजहब नहीं देखते, फिर वैल्यूज नहीं देखते, चीजें नहीं देखते, फिर आपको वहां पे पब भी चलाना पड़े ना लंदन में, आपको खरीदना पड़े, आप एक अदद पब भी खरीद लेते हैं जिसके कागजात डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये नई दरियाफ्त ये है फिलहाल जो है कि एक अदद पब भी था हमारे पास और वो पब जो है बाद में उसको बेच दिया गया। ये मैंने कहा एक नई चीज आपसे शेयर की जाए। आज एक स्टोरी मैंने देखी है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अहमद नूरानी है उनकी स्टोरी थी। तो अहमद नूरानी ने भी वहीं पे उसका ये कुछ उन्होंने सवालात उठाए जो बड़े अहम हैं। उनसे पहले अरशद कौसजी जो हैं उन्होंने भी 2000 में एक कॉलम लिखा था जिसमें ये जितने फ्लैट्स के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है, तो ये सारी गुफ्तगू जो है उन्होंने उस वक्त अपने ये कॉलमों में लिखी थी। बड़ा अहम कॉलम था उनका, 16 साल पहले जी। अब उसमें वो लिख रहे हैं कि जनाब के 2000 में कॉलम लिख के जितनी प्रॉपर्टीज इस वक्त सामने आ रही हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था अरशद कौसजी ने। तो मैं हैरान हूं कि ये फरमा रहे हैं कि 2006 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी हैं या हमारे नाम पे ट्रांसफर हुई हैं, तो 2000 में उनको कैसे आके उनको पता चल गया था शेर ये कौसजी को कि इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी मलकियत है और फ्लैट्स भी हैं। तो इसमें बहुत सारा झूठ सामने आ रहा है और ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये 93, 94 में इन्होंने कंपनीज बना ली थी और उसी के जरिए पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफर हुआ। वही बाद में 2006 में इन्होंने जाके उसको अपने नाम पे कराया, क्योंकि पहले बेनामी कंपनीज थी जिनको इन्होंने अपने नाम पे आके ट्रांसफर कराया। जो बड़ा सवाल है मेरा ख्याल है आमिर मतीन साहब से, अगर आप उनकी तरफ जाए, ये पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ, मैं इसको समझने में नाकाम हूं। आमिर मतीन साहब से पूछें जरा। बिल्कुल आमिर मतीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जानना चाहेंगे कि ये पैसा ट्रांसफर किस तरह से हुआ। और वालिदा कुलसूम नवाज साहिबा कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 की उन्होंने बात की है कि जब ये मलकियत थी उनकी, मगर उनके बेटे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2006 में इन्हें अपनी मलकियत में लाए थे। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, मगर मैं पहले ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपने सवाल किया था कि ये कितने क्रेडिबल हैं, उसके मतलब मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में कहीं भी किसी मुल्क में, ना बरतानिया में ना यूरोप में, ये क्वेश्चन नहीं कोई कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। ये हाँ उसकी तशरीह पे, उसकी इम्प्लीकेशन पे, उसके नुकसानात पे लोग कह रहे हैं। कैमरून ने ये नहीं कहा कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, वो ज़्यादा ज़्यादा अपनी एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं। ये सिर्फ इनकी नून लीग की, मैं समझता हूँ नासमझी कह लें, नालायकी कह लें, जिसको मर्जी कर लें, कि ये इसको चैलेंज कर रहे हैं। याद रहे कि कोई गौर से कर ले कि इसके ऊपर जो 93 और 94 के इनकी डॉक्यूमेंट्स के जो दिए गए हैं वो इसी कंपनी ने, मेसन फोनेका ने अंडर ड्यू डिलिजेंस लॉ मंगवाए हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ड्यू डिलिजेंस ये अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशंस होती हैं, सो इसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल उसके साथ सब्त हो जाती है और उसके बाद ये 300 दुनिया के बड़े। बताएं आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में कारोबार इत्तफाक फाउंड्री का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 7 इसमें शेयर होल्डर थे इत्तफाक फाउंड्री के। तो नवाज शरीफ साहब या इनके वाले साहब के मियां शरीफ साहब का जो शेयर बनता है 14.5% बनता है 100 रुपए में से। तो ऑल ऑफ सडन उनका जो शेयर था 14.5% इत्तफाक फाउंड्री में, बाकी भी थे उसके हमारे पास ये डिटेल भी है कि कितने शेयर होल्डर थे। उसके सिर में हुदैबिया पेपर मिल की भी देख लें तो इसमें तकरीबन ये अगर 14 के करीब नाम है जो शेयर होल्डर थे, तो इनका हिस्सा तो जाके बनता था 14.5%। ये यहाँ पे अरबों की कहानियां। अभी 6 रुपए का फ्लैट उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर किया है, बेनामी कंपनियां बनाई है, पैसा लिया है। ये कैसे पाकिस्तान से कैसे शिफ्ट हुआ है, और वो भी जब आपका 14.5% हो। जरा कोई ये बताएं कि पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया। कंपनियां तो बन गई, मान लेते लीगल बन गई, ठीक हुआ, कोई गलत नहीं था, तो उनमें पैसा कहां से आया है सर, अगर पाकिस्तान से नहीं किया तो। साहब रिसेंटली 2-4 जो बड़े फिगर्स आए हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसहाक डार साहब ने खुद कहा है कि जनाब 200 बिलियन जो है पाकिस्तानियों का सिविल अकाउंट्स में है। उसके बाद ये अनवर यासीन साहब जो कि इससे पहले स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उनकी स्टेटमेंट थी कि सालाना पाकिस्तान से 9 अरब रुपया तो ब्रीफ केसों में सिर्फ चला जाता है। ये यान अली तो बेचारी एक ही पकड़ी गई, तो ये पता नहीं हुंडी के जरिए जाता है, ब्रीफ केसों में जाता है, सरकारी जहाज
जहाज़ों में जाता है, लॉन्चों में जाता है, पर ये जाता रहा है और ये बेताशा पैसा है। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक नहीं है, हम भूल जाते हैं इसमें 200 अभी तक 200 पाकिस्तानी कंपनियों के नाम आ चुके हुए हैं, अभी पता नहीं हजारा कितने, इसमें सारी पाकिस्तान की टॉप 20-50 सारे आ जाते हैं। भट्ट साहब थे लाहौर एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे, आमिर साहब तौफीक भट्ट साहब थे लाहौर एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे अयान अली के बाद, तो उनका नाम गायब हो गया। सुने वो भी बहुत बड़ा माल मताया लेके जा रहे थे, वो भी शरीफ फैमिली के बड़े करीबी थे। तौफीक भट्ट साहब का फिर हमने नाम नहीं सुना, वो कहां गायब हो गए सर? ये सारे पता नहीं कहां गायब, और ये कई दहाइयों से मामले चल रहा है। लोगों को असल में 1990 की दहाई भूल गई है, जो गाँव पुराने मुर्दे दोबारा उखाड़ रहे हैं, उखड़ गए हैं। हुआ ये था कि जब उस जमाने में जब ये आपस में इत्तेफाक ब्रदर्स की और शरीफ ब्रदर्स की लड़ाई हुई, ये उनका बाकी भाइयों का इल्ज़ाम ही यही था कि वो कहते थे कि जनाब ये आपने शरीफ ब्रदर्स जो है, जिसकी वैल्यू इत्तेफाक ब्रदर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 1985 से लेके 93 तक जो दौलत इनकी बनी, वो ये कहते थे ये तो हमने बनाई है। ये लड़ाई मुकदमेबाजी जो थी इसी बात पे थी, वो कहते थे कि नहीं जनाब ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट थी, नवाज शरीफ साहब को जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जो बनाया गया वो फैमिली की इन्वेस्टमेंट थी, तो हमें फैमिली को सारे शेयर में से हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये उसके बाद वही बात है आमिर मतीन साहब, जो जिसके जितना करीब है वो उतना ही बच जाएगा। अभी तौफीक भट्ट की बात की है तो वो नून लीग के बड़े करीबी थे, इसलिए उनका नाम गायब हो गया। अगर अयान अली मंजर आम पर आई तो वो पीपी के बड़े करीब थी, पीपी ने उनको बचा लिया। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की समाअत हुई है, बड़े काबिल गौर रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए हैं, जिसमें सिस्टम को भी लूला लंगड़ा तस्लीम कर लिया गया। इस बात को भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये पिछले कुछ अरसे से मैंने देखा 6 महीने से ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं हमारे पर्टिकुलर हमारी एग्जेक्टिव पावर्स हैं, लोगों को ये समझने की जरूरत है। जो बात है चीफ जस्टिस साहब ने समझाने की कोशिश की है, वो कहते हैं जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो जो हैं वो पार्लियामेंट के पास हो सकती हैं, वो वजीर आजम के पास हो सकती हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के पास हो सकती हैं, जजेस के पास या कोर्ट के पास कोई एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती। अदालती पावर्स और हैं, वो फैसले करने, वो डिसीजन देना, इंटरप्रिटेशन करनी, दैट समथिंग डिफरेंट जो वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सो अब इसमें अब वो जो अहम बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि पनामा के मामले पर सुओ मोटो लें या सुप्रीम कोर्ट कमीशन क्यों नहीं बनाती। सही। तो वो ये कहते हैं कहने को बहुत कुछ है, मगर हमारे लिए मुनासिब है कि लब को शाही ना कीजिए, जरा कम कीजिए। अब इसमें 2-4 चीजें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानूनी और आईनी तौर पर शायद यही कुछ होगा। जो बात आमिर मतीन कहते रहते हैं मुसलसल कि अगर यहाँ पे नैब एक्टिव नहीं होगी, अब नैब बिल्कुल चुप है, पूरा मुल्क पूरी दुनिया हिल के रहेगी है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का नैब खामोश है। नैब पाकिस्तान का खामोश है, बिल्कुल आराम से वो लेटे हुए हैं, सोए हुए, उन्हें कोई डिस्टर्ब कोई FIA की तरफ से लगा। ये मुमकिन नहीं है। वहां पे उसके हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एक छोटा सा पता चला कि उसने अपना सर्वर यूज किया है, उसका जो ऑफिशियल था जाती मेल के लिए, ऑटोमेटिक वहां पे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और पिछले 6 महीने साल से चल रही है। कितना मामला उठाया गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ना आपका नैब एक्टिव है, ना आपकी FIA एक्टिव है, ना मादरत के साथ अदालतें भी कह रही हैं जी हमारे हाथ नहीं पड़ते, हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास पावर्स नहीं, हम कमीशन भी नहीं बनाएंगे, हम सुओ मोटो भी नहीं बनाएंगे। अपोजिशन पे इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ये डील करते। मैं अभी भी कह रहा हूँ जरदारी साहब जितना इस्तेमाल कर रहे हैं एतजाज अहसन को, ये देखिएगा किसी दिन जो बात मैंने पहले उसमें शो के सेगमेंट में कही थी, एक दिन इनके नीचे से क्लीन छीन लेना इन्होंने। रीजन कि एक हद तक जरदारी साहब जाएंगे जब वो 34 वहां पे ऑफशोर कंपनीज वो कह रहे हैं, चौधरी निसार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर की हैं, तो उसे आप अंदाजा कर लें कितनी देर स्टैंड लेंगे और प्लस रखेंगे। अयान अली के केस में हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मदद की है जरदारी साहब की। फांस रहे भाई लतीफ खोसा और या फरूक नैक जैसे लोग जो हैं वो वहां पे सिविल अदालतों में ऐसे पेश हो रहे थे, आपका ख्याल है, बगैर उसमें जरदारी साहब का दबाव था। सो उन्होंने इनको बेल आउट किया हुआ है। जरदारी साहब थोड़ा सा इसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, बार्गेनिंग चिप जरा ऊपर लेके जा रहे हैं। जो ही वो देखेंगे नवाज शरीफ साहब को बेल आउट भी करेंगे, इनके साथ डील भी करेंगे, जमहूरियत भी बचाई जाएगी, पैसा भी बचाया जाएगा, माल भी बचाया जाएगा। मेरी सिंपल सी गुजारिश है, अगर अदालतें भी कहेंगी जी कि हम इसमें नहीं पढ़ते, नैब कहेगा हम नहीं पढ़ते, FIA कहेगी हम नहीं पढ़ते, अपोजिशन कहेगी हम नहीं पढ़ते, हमारा सौदेबाजी होगी, तो फिर बचा के रह जाएगा। मीडिया लोग कहेंगे, फिर मीडिया को ये देखेंगे अपनी औकात से बाहर हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे हमारे ट्रायल कर रहा है, मीडिया को जज ज्यूरी हैंगमैन बन गया है, ये जलाद बन गया है। इन इदारों को लोग तनख्वाह देते हैं, इनका अपना एक वहां पे सिस्टम है, डिस्क्राइब सिस्टम है, इनका मैंडेट है, इनकी चीजें हैं। अदालतें भी अगर अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगी, मान लेते हैं कानून और आइन के तहत, तो मेरा ख्याल है मायूसी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और जो इस वक्त ये लोगों की तवक्कुआत हैं
और हमने माजी में देखा है थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जरूरी होता है। ठीक है आमिर मतीन साहब, अभी नैब एफआईए की चूंकि बात हो रही है, दस्तावेजात के बाद जिन जिन ममालिक के नाम सामने आए वहां पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, भरपूर तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल पर बात की जा रही है। पाकिस्तान की अगर नैब को हम सामने रखते हैं, एफआईए को सामने रखते हैं, आप समझते हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं जब अपने मनपसंद लोग ही यहां पर आएंगे तो वो नून लीग की हुकूमत के खिलाफ किस तरह से सामने आ सकेंगे? वो हम नैब की आपको पता है ये सारी बात करते रहते हैं और हमारे पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब हम करप्शन की बात करते हैं, तो ये इस तरह के जब स्कैंडल आते हैं तो उससे हमारे जैसे लोग कम से कम विंडिकेट होते हैं कि जनाब हम कहते हैं कि ये बुनियादी मसला है और ये सिस्टम रिग हो चुका है। तो जब हम नैब के रिफॉर्म चीफ जस्टिस साहब का बसात एहतराम, बड़ी अच्छी बात है कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये डूला लगड़ा सिस्टम है, मगर इसको किसी ना किसी तरह ठीक करना है। इशू यहाँ पे ये है कि वो तो नैब को बंद करने की बजाय रिफॉर्म करने के बंद करने तुले में है कि जो रही कहीं थोड़ी सी कोशिश हो रही है वो भी बंद हो जाए। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 4 स्तूनों में से 2 स्तून जो 4 जो कहे जाते हैं रियासत के स्तून होते हैं, पार्लियामान भी कंप्रोमाइज्ड हो चुका है क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग उन पे ही इल्ज़ाम है। उसके बाद मैं समझता हूँ एग्जेक्टिव भी जाहिर है वो भी कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। तो जो 2 इदारे बचे हैं जुडिशरी और मीडिया तो अपना रोल अदा कर रहा है, जुडिशरी को भी रोल अदा करके हेल्प करनी पड़ेगी कि इस मुल्क में तमाम ये इदारे ही नहीं है, रेगुलेटर जिन्होंने कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, वो सब कंप्रोमाइज हो गए हैं। स्टेट बैंक कंप्रोमाइज हो चुका है। ये सारे हम जो रोज देखते रहते हैं कि स्टेट बैंक बगैर अकाउंटेंट जनरल के वो पैसे इशू कर देता है, रोज स्टेट बैंक की ये मनी लॉन्ड्रिंग भी जो हो रही है ये स्टेट बैंक की वजह से है। स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटर कंप्रोमाइज हो चुके हैं, नेपरा ओगरा को कुछ नहीं समझता। तो ये मुल्क एक रिग्ड सिस्टम हो गया है। इसको वहां से निकालने के लिए हम खास तौर पे हमारे जैसे लोग जो कि ये कहते हैं कि जनाब जमहूरियत का तसलसल चलना चाहिए और इंक्रीमेंटल यहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमें भी कोई उम्मीद का सहारा हो कि हम खुद ही रिफॉर्म कर लें। जो इदारे बचे हैं उस मेरा ख्याल वैक्यूम के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। कम से कम ऐसी ऑब्जर्वेशन ही देनी पड़ जाए कि जनाब ये प्लीज करें, ये बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई करे। हम नहीं चाह रहे कि फौज आके करे, हम खुद ही कुछ कर लें। सही। अच्छा आमिर मतीन साहब, वही बात है ना कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का लेकिन एतराफ कर लिया कि हमारा सिस्टम लूला लंगड़ा है, ये चलता रहना चाहिए, मगर इस तरह भी है तो ये भी रुकना नहीं चाहिए। अरशद शरीफ साहब, जिस तरह से जरदारी साहब से मुलाकात की भी बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के भी नाम है, रहमान मलिक साहब की भी कहा जा रहा है कि एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है नून लीगी रहनुमा से, यकीनन उनका नाम ही हम ये भी लेंगे। क्या समझते हैं कि हमेशा जरदारी साहब से ही मदद क्यों तलब की जाती है? पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के नाम है, जरदारी साहब मदद करेंगे यकीनन? मेरे ख्याल से जरदारी साहब जैसे क्लासा साहब कह रहे हैं इवेंचुअली उन्हें आना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब की मदद के लिए और ये कोलिशन इवेंचुअली जाके बनेगी। और उसकी वजह ये है कि सरे मेंशन की बात जैसे पार्लियामेंट में एक दफ़ा दोबारा उठी, हमें याद है 2008 में जब ये लंदन हाई कोर्ट के जरिए जरदारी साहब को दिया है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थ्रू आउट डिनाई करती रही थी। और जब ये मामलात सारे खुलने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के भी नाम आएंगे। तो जरदारी साहब के ये अपने मुफाद में है कि नवाज शरीफ साहब का ये वाला मामला किसी ना किसी तरह से ठप हो। चंद सरफिरे लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये समझ रहे हैं कि अगर इस पर भी हमने जेन्युइन अपोजिशन का किरदार अदा ना किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आइंदा आने वाले दिनों के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो चंद आवाजें आपको उठती हुई इस हवाले से नजर आती हैं। जिस हम बात कर रहे हैं, जो आमिर साहब ने भी बात की और रऊफ क्लासा ने भी, कि यहां पे तमाम रियासती इदारों का फेलियर हमें नजर आ रहा है, तमाम रियासती इदारों का फेलियर, कि कोई हरकत नैब आपकी नजर नहीं आ रही, एफआईए नजर नहीं आ रही, एफबीआर नजर नहीं आ रही, स्टेट बैंक, सारे इदारे आपने रिग्ड कर दिए, सिस्टम रिग्ड टू द कोर। आपने हर जगह पे अपने बंदे इस तरह लगाए हुए और इन बंदों का एहतसाब होना चाहिए कि जनाब अब ये जो सारे मामलात निकल रहे हैं उस दौर में आप इन जगहों पे आपकी ये अहम पोजीशंस थी, आप इसमें फैसिलिटेटर थे, आप इसमें सहूलतकार थे और आप आ जाके इन रेगुलेटर्स पे आके बैठ गए। तो फिर हमें समझ आती है कि किस तरह बुलंद अख्तर राना अगर ऑब्जेक्शन उठाएं कि जी स्टेट बैंक ने कैसे ये पैसे रिलीज कर दिए, तो वो तो फारिग हो जाते हैं। और स्टेट बैंक इन वायलेशन ऑफ लॉ सर्कुलर डेट जो क्लासा साहब ने स्टोरी भी की थी, उस हवाले से फिर वो सारी चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट में नजर आना शुरू हो जाती हैं। और बहुत से पाकिस्तानी आज ये सवाल कर रहे हैं कि जो हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं, जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं, जो पाकिस्तानी इस मुल्क में शहीद हुए, उनका क्या कसूर था? इनकी खुशियां सारी बाहर हैं, जब ईद इन्होंने बाहर गुजारनी होती है, तबीयत इनकी खराब हो जाए तो इन्होंने बाहर जाना होता है, प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, बिजनेसेस इनके बाहर हैं,
हुक्मरानी लेकिन हमने पाकिस्तान में करनी है, क्योंकि ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल है यहां पे, वो एक यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि सारी चीजें बाहर रखो, पाकिस्तान में आओ, यहां से पैसा बाहर लेके जाओ, बिजनेस वहां रखो, असासे बाहर रखो, अपनी फैमिलीज वहां पे रखो। तो नई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, नए कॉलोनियल रूलर्स हमें पाकिस्तान में आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बात की कि तमाम इदारों का इस तमाम तर सूरत हाल में फेलियर नजर आ रहा है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में मीडिया कहां पर खड़ा है, मीडिया का किरदार क्या रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक बाद हमारे साथ हुई। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लासा साहब, आज अदालत में आपकी पेशी हुई है, इस पेशी पे आपसे जानेंगे तो जरूर, लेकिन एक और भी बड़ा इंकिशाफ हुआ सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट में कि 3 साल से सरमायाकारी बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। हेड भी इसके सेनेट की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन साहब तला महमूद साहब, खैर वो भी बड़े आदमी हैं, वो इशू ले लेते हैं लेकिन 2-4 दिन बाद उसको वाइंड अप कर देते, छोटा छोटा नहीं, फिर उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। वो खैर एक लंबी कहानी है, किसी वक्त हम उनका कंडक्ट पे भी बात करेंगे, कैसे हमारी सेनेट कौमी असम्बली की कमेटीज जो हैं, जो बात हम भूल रहे हैं कि कमेटीज भी हमारी नाकाम हो रही हैं, ये सेनेट की और ये कौमी असम्बली की, वहाँ भी पॉलिटिशियंस बैठे हुए अल्लाह के फजल से, वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। खैर वो एक अलग कहानी है। वही वाली बात, कमेटियां बनती हैं, बड़ी इंक्वायरीज होती हैं, वो और कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो आज उन्होंने बताया कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आज इंकशाफ किया गया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कि जनाब जो सरमायाकारी बोर्ड है उसका 3 साल से वजीर आजम साहब उसके चेयरमैन है, इजलास एक भी नहीं हुआ। दुनिया भर में नवाज शरीफ साहब 70 दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जरा गौर फरमाएं, और हमें यह बताया जाता है 70 दौरे जो हैं ये सारे के सारे सरमायाकारी लेने के लिए गए थे। और सरमायाकारी कितनी है, 41 मिलियन डॉलर है, ये मोस्टली भी चाइना की उसमें काउंट कर रहे। 3 साल में नवाज शरीफ साहब ने कुछ चेयर नहीं की पूछने के लिए सरमायाकारी बोर्ड से, जो सफेद हाथी आपने पाला हुआ है, और मुफ्ता इस्माइल साहब जो उनको हेड कर रहे हैं। और मेरा सवाल है मुफ्ता इस्माइल साहब से, बड़ी वहां खुशी से हंसते हुए बता रहे थे कि 3 साल से मीटिंग नहीं हुई, कि आप जो अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी अपनी कंपनी से, आप उनका 3 साल में आपने उनका कोई उनकी मीटिंग नहीं की। ये क्योंकि स्टेट का एक इदारा है, स्टेट का पैसा है, स्टेट के इंटरेस्ट है, आपको 3 साल वजीर आजम को टाइम नहीं मिलता, और इस पे 70-80 करोड़ पे वजीर आजम लगाते टूर पे, लेकिन उनके पास इसका टाइम नहीं है कि बैठ के एक मीटिंग कर लें। ये वो फसाड है कि 70 ममालिक का दौरा करने के बाद भी सरमायाकारी बोर्ड जिसके नाम पे आप दौरे करते हैं, और लंदन का 19वां का 20वां दौरा फरमा रहे हैं कल परसों जो है, अपने घर आके इजलास भी बुलाने की तौफीक नहीं करते। और जब चेयरमैन ने कहा, उसने तला महमूद ने, उन्होंने कहा जनाब कि हम लेटर लिख देते हैं उनको वजीर आजम को, तो उसने मुफ्ता इस्माइल कहा नहीं सर हम खुद लिख लेंगे, आप ना लिखें, हम लिख देंगे, बस आप लिख देंगे। 3 साल आपने क्यों नहीं लिखा? दुनिया भर के नलायक लोग मेरे जैसे इकट्ठे करके लाए जाते हैं, जो अरशद बात कह रहे थे ना, ढूंढ के लाते हैं कि एक इदारा इनको दे दे, एक इनको दे दे, अपना बंदा होना चाहिए, और उस बंदे को फिर जवाब तलबी कोई नहीं कर सकता। बात है क्लासेस साहब, जिस मुल्क का वजीर आजम 3 साल सरमायाकारी बोर्ड का इजलास ना करे, 70 ममालिक फिर के आ जाए। हालांकि क्लासेस साहब चेयरमैन लास्टली अपने लिए सारा आजकल क्या हो रहा है, अपना कारोबार वो कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं ना। पूरे मुल्क में ये पूरी दुनिया में फैल गई बातें कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन उसमें कारोबार कर रहे हैं, कंपनियां बना के। अपने मुल्क में जो कारोबार आना है उसके लिए टाइम ही नहीं है कि बैठ के मीटिंग करें। बिल्कुल साहब, चूंकि वक्त की कमी का हमें सामने है, अरशद शरीफ साहब चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब, जब काम ही नहीं होगा तो नाम में क्या रखा है? मुफ्ता ही ज्यादा बेहतर लगता है सरमायाकारी में, लेकिन ये सरमायाकारी में दिलचस्पी है कि 3 साल से कोई मीटिंग ही नहीं हुई। नहीं, आपने गौर नहीं किया, मीटिंग्स हुई हैं जहां भी बहुत सारे ऐसे बैरूनी उन्होंने दौरे किए, चीन उठा ले, इंडिया उठा ले, दीगर ममालिक, हुसैन नवाज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ थे, और बहुत सारी आपको ये तस्वीर में मिल जाएंगी, वो मीटिंग्स मिल जाएंगी जिसमें हुसैन नवाज अल्हम्दुलिल्लाह साथ थे, और ये आपको इन्वेस्टमेंट्स पता लगेंगी कि कहाँ हो रही थी। सही। अच्छा आमिर मतीन साहब, आप क्या कहेंगे? बैरूनी सरमायाकारी लाने की बातें हो रही, तो क्या सरमायाकारी इस तरह से आएगी? ये तो जी जाहिर है क्लियर, इनका सारा कॉन्ट्रैक्ट ना इन्वेस्टमेंट बोर्ड आती है, इसी वजह से हमारी जो है तमाम एक्सपोर्ट्स नीचे जाती जा रही हैं। उसके बाद जो है किसी किस्म का, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग का नहीं है, यही हाल इनका 6-6 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है, 6-6 महीने वो सेनेट में या असेंबली में भी चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा ये आर्गुमेंट रहता है कि जिस तरह अपने बिजनेस रन करते हैं स्टील मिल को यूं चमत्कार के साथ बढ़ा देते हैं, ये मुल्क का निजाम भी खुदा के लिए उस तरह चला लें जिस तरह चलाते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की सरमायाकारी को भी इनको इस तरह से लेना चाहिए। क्लासेस साहब, वक्त की कमी का सामना है, लेकिन आपसे यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आप आज अदालत में पेश हुए थे, ये पेशी की वजह क्या थी? हाँ, आज आप देख रहे हैं इस मुल्क का आप इसमें अनोखा निज़ाम है
हम आज का स्कैंडल ब्रेक कर रहे हैं और फॉलो अप भी कर रहे हैं साहब फॉरेन ऑफिस के जो स्कैंडल्स हमने किए हैं, और भी बहुत सारे मैं से बता दूं, एक दो और भी फॉरेन ऑफिस के स्कैंडल आने वाले हैं, बड़े मजे के डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पे फॉरेन ऑफिस, क्योंकि हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी हमने चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने उनके एक अफसर हैं जो 3 साल से छुट्टी पे थे, यासिर महमूद, उनको चार्जशीट कर दिया कि आपने खबरें लीक की हैं जी रऊफ क्लासा साहब को और खबर घुमन को, बिल्कुल, जो 3 साल से छुट्टी पे थे। उन्होंने जाके केस कर दिया सर्विस से ये ट्रिब्यूनल में। तो वहां से मुझे समन आ गया जनाब कि आपका नाम भी चार्जशीट में शामिल है जनाब। तो मेरा नाम शामिल था चार्जशीट जो फॉरेन ऑफिस ने की है कि जनाब कि ये उनको खबरें दे रहे थे। तो आज मैं पेश हुआ वहाँ पे, फिर जज साहबान की मेहरबानी, अरशद भट्टी साहब हैं, बड़े नेक नाम अफसर हैं, बड़े रेपुटेशन वाले हैं, उनके साथ एक और भी वहाँ पे हमारे जज साहब मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, उन्होंने कहा साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भट्टी साहब ने पूछा। मैं कहा सर मुझे समन किया गया है ये बड़ा इसमें स्कैंडल में। उन्होंने जनाब ना तो आप इसमें आपको कोई कसूर है, आप तो रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करें। तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर 2-4 खैर उनकी बड़ी मेहरबानी दी, उन्होंने बड़ी एक पेशेंस हेयरिंग की। मैं कि सर आप एक बात हमें समझा दें, हम लोग उस अरशद शरीफ साहब भी साथ थे हमारे में से, अरशद थे, खबर घुमान था, मैं तो सुबह 8 बजे उठ के हम पेश हुए वहाँ पे। हमने कहा जी ये बता दें कि जिन लोगों पे स्कैंडल है, इल्जाम है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। ये मैंने अदालत में बातें की वहाँ पे भट्टी साहब के सामने, जज साहब जो थे उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने पेशेंस हेयरिंग दी। मैं कि जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, इसमें एजाज चौधरी साहब की मिसेज की एनजीओ है, इसमें तारिक फातमी की मिसेज जहरा साहबा की एनजीओ है जो भारतीय उससे एम्बेसी से भी पैसे लेते रहे हैं, दुनिया की 26 एम्बेसी से पैसे लिए हैं, इन्होंने जापान एम्बेसी $70,000 लिए हैं, इन्होंने 5-6 अरब का जो प्लाट था फैसल मुश्ताक को उठा कर मुफ्त में दिया, वो अलग स्कैंडल है। मैं कि सर, मैं जज साहब आप अंदाजा करेंगे इस मुल्क का, आप मैं इंसाफ देखें, निज़ाम देखें कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है फॉरेन ऑफिस में, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। ये मैं कि ये यासिर महमूद जो खड़ा है आपके सामने, सही इसको फायर कर दिया गया है, इस पे चार्जशीट भी बन गई, हम भी मैं जनाब मुलजिम के तौर पर पेशी के तौर पर पेश हो गए। ये मैं कि जस्टिस सिस्टम है, ये सारी बातें हुई अरशद साहब विटनेस टू इट। मैं कि सर ये वो जस्टिस सिस्टम है जो इस मुल्क में चल रहा है कि जिनको जेल में होना चाहिए था, जिनके खिलाफ सबूत हैं, स्कैंडल है, डॉक्यूमेंट है, वो मैं उल्टा हमारे खिलाफ इंक्वायरियां करवा रहे हैं। हमारे लूले लंगड़े सिस्टम को बैसाखियों पे चलाना पड़ता है और उसकी मिसालें हमें आज नजर आ रही हैं। एक और बात की उनको, मैंने कहा सर एक जहन में रखे, मैंने उनको कहा, अरशद भट्टी साहब को और दूसरे भी ऑनरेबल जज साहब बैठे थे, रफीक अली शाह साहब, मैं कि सर इस वक्त सोसाइटी और ये कौम ये बड़े बदतरीन अपने दौर से हमेशा से गुजरते रहे, अब लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने जज साहब ने, रफीक शाह साहब ने कहा क्लासा साहब फिर सच बोलने के लिए तो कीमत देनी पड़ती है। मैं दे रहे हैं सर कीमत, मैं कि हम भी दे रहे हैं सर, आप भी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की भी रिक्वायरमेंट है, उस कुर्सी का भी तकाज़ा है, आप भी थोड़ा सा इंसाफ दें, थोड़ा सा कोई इस तरह का ऑफिसर जो हैं जिनको ये उनको स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कि हमें हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये डर जाएंगे। मैंने अदालत में भी कहा, ये सारे वहां पे लोग सुन रहे थे, मैं सर फॉरेन ऑफिस पे मजीद स्कैंडल भी हैं, हम लेके भी आएंगे और चीजें भी करेंगे, और हम इनसे तवक्को रखते हैं अदालतों से कि वो इस तरह के ऑफिसर जो हैं जिनको बैठ के फॉरेन ऑफिस के लोग, मतलब मेरे लिए हैरानी की बात है कि जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, जिन्हें जेल में होना चाहिए, वो उल्टा बैठ के एक्शन ले रहे हैं। ये मुल्क का निजाम है, ये उसका वहां पे। बिल्कुल फैसल साहब, ये तो इस मुल्क के निजाम की हालत है। जिन लोगों को अंदर होना चाहिए जेलों के, वो आजादाना बाहर घूमते फिर रहे हैं, और जो सच बोलता है उसको इस मुल्क में कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अरशद शरीफ साहब, आप हमारे साथ खुसूस तौर पर मौजूद थे, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।